जैसे ही चेतन ने कालदूत के मुंह से अपना और कार्तिक का नाम सुना तो वो तुरंत ही चौंकते हुए बोला, कार्तिक, मेरे साथ? मतलब कालदूत, क्या तुम पूरी बात ठीक से समझा सकते हो ताकि हमें समझने में कम परेशानी हो? ये सुनकर कालदूत हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ठीक से जितना समझा सकता हूँ उतना बता देता हूँ। ये सुनकर तो जैसे चेतन और वीर सिंह दोनों अचानक चौकन्ने हो गए। तब कालदूत ने कहा, समय मुझे दिखा रहा है कि लतिका पर एक बड़ा खतरा आकर उसे घेरने वाला है। मुझे ये कहने के लिए माफ करना चेतन, लेकिन खतरा मतलब जानलेवा खतरा। उसके साथ तुम्हारे सामने कई सालों से दफन राज भी खुल सकते हैं। ये सुनते ही चेतन बीच में ही बोल पड़ा, राज? कैसे राज? तब कालदूत मुस्कुराते हुए बोला, बंधु, जिंदगी के सारे राज मुझसे ही जानोगे या खुद भी कुछ अनुभव करोगे? जो बात मैंने खुलकर नहीं बताई तो तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए कि वो बातें तुम्हें खुद ही जाननी है। क्या यार बंधु, मेरे साथ एक लंबा समय गुजार चुके हो फिर भी मुझे समझ नहीं पाते। तब कालदूत की बात सुनकर वीर सिंह चेतन को चुप करते हुए बोला, चेतन, तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद ही रखो। पूरी बात सुने बगैर बीच में ही टोक दिए। कालदूत जी, आप बताइए जो आप बता रहे थे। ये सुनकर कालदूत दोबारा ध्यान लगाकर अपनी बात करते हुए बोला, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यदि तुम लोगों को लतिका को उस खतरे से निकालकर सही सलामत लाना है तो तुम्हें मृत्युंजय का साथ तो लेना ही पड़ेगा। आखिर उसका काम ही मृत्यु को जीत लेना है। कालदूत की सारी बात जानकर भी चेतन बिल्कुल ही शांत खड़ा हुआ था। तब कालदूत बोला, बंधु, अब तो तुम पहेली का मतलब और उपाय दोनों जान गए हो। अब तुम्हें क्या समस्या है? तब चेतन उदासी भरी आवाज में बोला, कैसी बात कर रहे हो कालदूत? जिस पिता को पता चले कि उसकी संतान पर जानलेवा हमला होने वाला है, वो इंसान भला शांत कैसे रह सकता है? ये कहते हुए चेतन कालदूत की ओर आते हुए बोला, समस्या केवल ये नहीं है, अभी हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमला कब, कहां और कैसे होने वाला है। और उसके अलावा भी सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मुझे यकीन है कार्तिक मेरी मदद करने से तो रहा। जो जबरदस्ती और बुरा व्यवहार मैंने उसके साथ किया, उसके बाद तो बिल्कुल भी वो मेरी मदद नहीं करेगा। ये सारी बात सुनकर वीर सिंह ने चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद कार्तिक से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मामले की गंभीरता को समझते हुए भी वो हमारी मदद नहीं करेगा। जहां एक और चेतन और वीर सिंह आने वाले खतरे के बारे में जानने के बाद उससे निपटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं लतिका स्वयं खुद पर उस खतरे को आमंत्रण दे रही थी। अपने कमरे में टहलते हुए लतिका ने तुरंत ही शालिनी को फोन मिला दिया। लतिका ने दबी आवाज में फोन पर कहा, शालू, मैं रेडी हूं, तुम बताओ कहां आना है। तभी फोन की दूसरी ओर से जवाब मिला, लतिका, तुम घर के बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। उसके बाद हम दोनों साथ ही चलते हैं। ये सुनकर लतिका पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। वो फोन रखकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी पापा, आप लोगों को हर्ट करने का मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं तो बस आपको सही और गलत में भेद कराना चाहती हूँ। और चिंता ना कीजिएगा, जैसे ही आप अपनी जिद छोड़ देंगे मैं भी लौट आऊंगी। ये कहते हुए लतिका फटाफट साथ ले जाने वाला सामान जमाने लगी। दूसरी तरफ कालदूत के जाते ही चेतन और वीर सिंह सीक्रेट कमरे से बाहर आ गए। तब वीर सिंह चेतन के कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चेतन, मैं अभी जाकर कार्तिक से बात करता हूँ। इतना कहते हुए वीर सिंह सीधा समय ना गवाते हुए ऊपर वाले गेस्ट रूम की ओर चला गया, जहां कार्तिक ठहरा हुआ था। अकेला बैठा कार्तिक लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि तभी वीर सिंह ने दरवाजा खटखटा दिया। तो वीर सिंह को देखते हुए हैरानी से बोला, अरे अंकल, आप और यहाँ? मुझे बुलवा लिया होता। तब कार्तिक की बात सुन वीर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेटा, प्रकृति का नियम है, जब किसी को प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास स्वयं ही जाता है, ना कि कुआं खुद प्यासे के पास आता है। तब कार्तिक वीर सिंह की बात पर तंज कसते हुए बोला, नहीं अंकल, अगर पैसा हो तो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता। कुआं आए ना आए, कुएं से पानी वाले 100 लोग नौकरी पर रख सकता है। कार्तिक का तंज सुनकर वीर सिंह समझ गया चेतन के प्रति उसका मिजाज आखिर क्या है। वो कुछ पल शांत खड़ा रहा और इस बात पर कुछ ना बोला। तब कार्तिक बिना उसकी ओर देखे बोला, खैर, ये सब तो गैर जरूरी बातें हैं, आप बताइए आप यहाँ क्यों आए थे? तब वीर सिंह कार्तिक से नजर चुराते हुए बोला, बेटा, मैं असल में तुमसे मदद मांगने आया हूँ। वीर सिंह की बात सुनकर कार्तिक हैरान होकर बोला, मदद?
और मुझसे। चलो ठीक है, बताइए, ताकि मुझे भी याद आ सके कि ताज़ा और बासी खबरों की फाइलें, रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस लाने ले जाने और दिन भर कीबोर्ड की बटनें खटखटाने के अलावा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। वो स्क्रीन पर नाम देखते ही अपने पलंग से उठते हुए आश्चर्य से बोला, हॉस्पिटल से फोन? ये कहते हुए उसने बिना देरी किए फोन उठा लिया। वीर सिंह उसे परेशानी में फोन पर बात करते हुए सुन रहा था। क्या? कब? अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं, कहते हुए कार्तिक ने हड़बड़ी के साथ फोन रखते हुए कहा। अंकल, सॉरी, मेरी बहन के वार्ड से फोन था, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे तुरंत उसके पास जाना पड़ेगा, पर फिक्र न करें, मैं आकर आपसे जरूर मिलूंगा। इतना कहते हुए कार्तिक सीधा अस्पताल की ओर भागा। वहीं अस्पताल में कार्तिक को फोन करने के बाद वार्ड बॉय फोन रखते हुए जैसे ही मुड़ा तो वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अजयराज था। सभी से दूर हटकर अजयराज बड़बड़ाकर बोला, तू यहाँ जब तक हॉस्पिटल में अपनी बहन के साथ बिजी रहेगा तब तक वो लड़की गायब हो चुकी होगी। कहते हुए अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंकते हुए अजयराज जोर से हंसा और अस्पताल से बाहर की ओर जाने लगा। अभी आधी रात गुजर चुकी थी। गोमती सारे दिन के बाद जल्दी ही अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। वहीं वीर सिंह उसी जगह उसी कमरे में टहल रहा था। तभी चेतन ने धीमी आवाज में दरवाजा खटखटाते हुए उसे बाहर आने को कहा। जैसे वीर सिंह बाहर आया तब चेतन उस पहेली की आखिरी लाइन समझाते हुए बोला, वीर सिंह, सारे बंधन टूट चुके हैं। इसका मतलब हो ना हो यही है कि घर पर बना कवच इनएक्टिव हो चुका है। कोई भी काला जादू हमारे घर के भीतर तक आ सकता है। कहीं वो घर पर ही तो। कहते हुए चेतन ने बिना रुके ही पहली बात के साथ अपनी दूसरी बात मिलाकर पूछा, बाय द वे, ये कार्तिक इस तरह जल्दबाजी में कहाँ गया है? सब ठीक तो है ना? कितनी देर में वो वापस आएगा? ये सुनकर मायूसी भरी आवाज में वीर सिंह बोला, चेतन, लगता है उसकी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, इसलिए वो इस तरह यहाँ से भागा है। और ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि वो कितनी देर में आएगा। तब चेतन दोबारा वीर सिंह से बोला, तो क्या तुम्हारी कोई बात हुई क्या कार्तिक से? तब वीर सिंह ने ना में गर्दन हिला दी। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी घर के बाहर से मेन डोर के खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ी। ये आवाज सुनकर वीर सिंह और चेतन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। एकाएक चेतन बोला, ये आवाज कैसी? चलो बाहर जाकर पता लगाते हैं। इतना सुनकर वीर सिंह और चेतन तेजी से दरवाजे की ओर चले गए। देखने पर पता चला बाहर बरामदे में कोई नहीं था। वीर सिंह ने भी यहाँ वहां नजर घुमाकर देखा तो पाया आसपास कोई नहीं था। वो चेतन की ओर देखकर बोला, चेतन, यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज? तब चेतन भी बरामदे की ओर चला गया और गली में खड़ी अपनी कार की ओर इशारा करते हुए बोला, वीर सिंह, तुम कार के पास देखो, मैं पीछे बगीचे में देखता हूँ। चेतन की बात सुनकर जैसे ही वीर सिंह मेन दरवाजे की ओर मुड़ा तो उसने पाया कि दरवाजे की कुंडी अब भी हिल रही थी। वो जोर से आवाज लगाते हुए चेतन को बोला, चेतन, फौरन यहाँ आओ, यहाँ आकर देखो। वीर सिंह की आवाज सुनकर जैसे ही चेतन दोबारा बाहर की ओर आया तो वीर सिंह उस हिलती हुई कुंडी को चेतन को दिखाते हुए बोला, देखो, कार्तिक तो मेरे सामने ही ये दरवाजा बंद करके गया था, उसे गए तो काफी देर हो गई, तो फिर यहाँ कौन था? वीर सिंह की बात का बिना जवाब दिए चेतन उस दरवाजे से निकलकर आसपास देखने लगा। तभी गली में लाइन से खड़ी हुई कारों के बीच उसे एक परछाई नजर आई। तब चेतन आवाज लगाते हुए बोला, कौन है वहां? लेकिन तब तक वो परछाई अचानक गायब हो गई। तब चेतन वापस बरामदे में खड़े वीर सिंह के पास आकर बोला, कोई चोर उचक्का ही होगा, चोरी कर नहीं पाया तो भाग गया होगा। चलो चले, हमें भी काफी सारे काम है कल, चलकर अब सोया जाए। ये कहते हुए चेतन और वीर सिंह दोनों घर के भीतर चले आए। तब चेतन अपने कमरे की ओर जाते हुए वीर सिंह से बोला, वीर सिंह, जैसे कार्तिक लौटे तो क्या तुम कल सुबह सबसे पहले उससे बात कर उसे मना लोगे? उसकी मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता है। तब वीर सिंह चेतन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम इस बारे में फिक्र ना करो, कार्तिक जरूर मान जाएगा, मैं किसी भी कीमत पर उसे मना लूंगा। इतना कहते हुए वीर सिंह दोबारा अपने कमरे की ओर जाने लगा। वहीं चेतन भी उस परछाई के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की ओर मुड़ गया। इधर वीर सिंह अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी जैसे ही वो लतिका के कमरे के सामने पहुंचा तो उसके पैर से जमीन पर पड़ा एक कान का झुमका टकरा गया। वीर सिंह उस झुमके को उठाते हुए बोला, लतिका बेटिया भी ना जरा भी अपने सामान का ख्याल नहीं रखती। अब देखो, ये कान का झुमका यहाँ पड़ा है। ये कहते हुए वो लतिका के कमरे की ओर जाते हुए बोला,
लगता है लतिका तो सो गई होगी, इस वक्त उसे जगाना ठीक नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ही उसके कमरे में झुमका रख देता हूँ। ये सोचकर वो जैसे लतिका के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने पाया कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो खुले दरवाजे को देखकर मन ही मन बोला, भला इसने दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया। कहते हुए वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर काफी अंधेरा था, इतने अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। उसने वो झुमका वहां पड़े टेबल पर रखा और धीरे से बाहर आने लगा। तभी उसे पलंग पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो मन ही मन बोला, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। कि सोचते हुए वो तुरंत स्विच बोर्ड की ओर घुमा और उसने कमरे की लाइट्स जला दिए। लाइट्स ऑन होने के बाद भी पलंग पर लेटी लतिका ने कोई हलचल नहीं दिखाई। तो चेक करने के लिए वीर सिंह ने तुरंत उसके ऊपर से चादर हटा दी। उसके बाद जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो चौंक गया, क्योंकि लतिका की जगह तकियों को चादर उड़ाई गई थी और लतिका अपने कमरे से गायब थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि बाहर कोई और नहीं बल्कि लतिका ही थी। वो ये सोचकर घबरा गया और चेतन को आवाज लगाने के लिए जोर से चिल्लाया, चेतन, चेतन यहाँ आओ जल्दी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही घर के सभी सदस्य लतिका के कमरे के पास आ गए। चेतन लतिका को कमरे में न देखकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसे अचानक समझ ही नहीं आया कि आखिर लतिका गायब कैसे हुई। क्या चेतन और वीर सिंह लतिका के इस तरह गायब होने की असली वजह जान पाएंगे? क्या लतिका का घर से इस तरह जाना उसके लिए मुसीबत की वजह बन जाएगा? कैसे सभी उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू का नया अध्याय, सिर्फ पॉकेट FM